Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 8 साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है साउंड। बच्चों चैप्टर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम साउंड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके अलावा हम समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस किस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों हमें समझना है कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक प्लेजेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या क्या होते हैं। कल्चरल डिवाइसेस को समझेंगे, अलग अलग एरियाज़ पे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने घरों पर कुछ इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करना है जो कि प्लेजेंट साउंड हो, उसको हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा हम समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड प्रोड्यूस होने वाली मशीन होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों हमने इस चैप्टर में समझना है। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम साउंड के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साउंड किस मीडियम में ट्रैवल करती है। एक्चुअली 3 मीडियम के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। गैस मीडियम होता है, देन लिक्विड मीडियम होता है एंड देन सॉलिड मीडियम होता है। तो आपने समझा होगा कि सॉलिड मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट मूव करती है, उसके से कम होता है लिक्विड मीडियम में एंड सबसे कम होता है गैसेस मीडियम में। तो ये किस तरीके से होता है ये भी हमें इस चैप्टर में समझना है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ईयर का कंसेप्ट है कि ईयर के अंदर साउंड कैसे ट्रेवल करती है, ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है आपका आउटर ईयर होता है, इसको ईयर पिना कहते हैं। देन ये वाला मिडिल पार्ट होता है, देन ये आपका इनर पार्ट होता है। तो किस तरीके से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा बच्चों हमने समझना है कि जो साउंड ऑडिबल साउंड्स होती हैं एंड इनऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं और जिसको हम नहीं सुन सकते, उसकी क्या रेंज होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। और अगर साउंड ज़्यादा डेसिबल्स में हो जाती है तो किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। और फिर हम इस नॉइज़ पॉल्यूशन को किस तरीके से टेकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, इसलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को विद द फर्स्ट पैराग्राफ एंड व्हाट इज़ रिटन हियर। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल्स के अंदर किस तरीके से समझते हैं कि आपका पीरियड ओवर हो गया है। तो बच्चों आपको पता है कि आपके स्कूल्स में होती है एक बेल और उस बेल पर कोई स्ट्राइक करता है और आपको मिलती है रिंग। ओके उस रिंग के ज़रिए आप समझ पाते हैं। व्हेन ही नॉक्स, व्हेन समवन नॉक्स करता है एंड यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। इसी तरीके से आप अपने घर की डोर बेल को भी समझते हैं कि कोई बाहर आया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। जैसे आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपके कोई पास आ रहा है, तो आप समझ जाते हैं उसकी फुट स्टेप्स की आवाज़ से कि कोई आ रहा है। तो बच्चों ये आवाज़ क्या है, एक्चुअली में यही साउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे से हम बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये साउंड की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अ सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में अलग अलग तरह की साउंड होती हैं। जैसे कि अगर आप सॉन्ग सुनेंगे उसकी साउंड अलग होती है, या फिर जो गाड़ी होती हैं वो जिस तरीके से हॉर्न देती हैं उनकी साउंड अलग होती हैं। जो मैमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग, उनकी साउंड अलग होती है। इवन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें भी मेल फीमेल चिल्ड्रन इन सब की साउंड अलग अलग होती हैं। तो आप इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। अच्छा बच्चों कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने म्यूजिक रूम में जाइए स्कूल के अंदर और वहाँ पर आप देखिएगा कि जो फ्लूट, तबला, हारमोनियम, इनकी सबकी अलग अलग तरीके की साउंड्स होती हैं। तो ये साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक एरिया से दूसरे प्लेस पर ये किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। हाउ डू वी हियर साउंड, और हम साउंड को किस प्रकार से सुनते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में बच्चों साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ये इंपॉर्टेंट है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। जैसे कि आपके पास कोई भी आपका मेटल का एलिमेंट होगा घर के अंदर, आपकी कोई ट्रे या फिर कुछ भी आप प्लेट ले लीजिएगा, उस पर आप अपनी स्पून से इस तरीके से स्ट्राइक करिए इसके ऊपर, तो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है यहाँ पर कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, जब मतलब वो स्कूल के यूज़ में नहीं हो तब आपको उसको टच करना है। व्हाट डू यू फील, अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब ये साउंड को प्रोड्यूस करती है उस दौरान आप उसको टच करें। तो जिस दौरान वो साउंड प्रोड्यूस करती है बच्चों, उस दौरान आप उसमें वाइब्रेशन फील करेंगे। ओके इवन जो हमारे ईयर्स होते हैं वो भी जब साउंड को सुनते हैं वो वाइब्रेशंस के ज़रिए साउंड को सुन पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है, स्ट्राइक करना है पेन पर। इजी एक्टिविटी है, आप घर पर कर सकते हैं, किचन में कोई सा भी आप अपना पेन लीजिएगा और उसको स्ट्राइक करिए तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे जिसके ज़रिए साउंड
प्रोड्यूस होती है। आपको एक अलग एक्टिविटी करनी है तो क्या करना है, रबर बैंड ले सकते हैं कि यहाँ पर, और ये रबर बैंड किसी भी प्लास्टिक स्ट्रिप में डालेंगे, वहाँ पे तो अपनी पेंसिल लगा लें, उसको जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन के जरिए आपको कुछ साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, यानी कि आप साउंड को सुन पाएंगे। तो बच्चों हमने एक्चुअल में क्या पढ़ा है यहाँ पे, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी कि अब हमने वाइब्रेशन के बारे में समझा, जो वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। इसको यहाँ पर हम एक एलिमेंट के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे कि इस एलिमेंट के अंदर हमने डिस्टर्बेंस, ये मैंने फ्लास्क लिया, ओके, इस फ्लास्क के अंदर वाटर है, ओके, इस वाटर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया यहाँ पर, ओके, थोड़ा सा इसको जब हिलाते हैं तो इसके अंदर से ये आपका पानी हिलने लगता है, ओके। यहाँ पर जो है ना साउंड हमने प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो क्या होता है बच्चों, जिस तरीके से हमने इसको वाइब्रेट किया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक डायरेक्शन से इधर फिर इधर आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो मेन पोजीशन होती है आपके मॉलिक्यूल्स की, फिर ये जब एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ से मूव करने के बाद इधर आएंगे, देन लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये अपनी मेन पोजिशन से जो ये पूरा का पूरा रास्ता तय कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, ओके। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशन, इसके ज़रिए प्रोड्यूस होती है बच्चों साउंड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं, साउंड एनर्जी के ज़रिए। जब हम बोलते हैं हवा के दौरान, मान लीजिए आपका दोस्त, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और इतनी दूरी पर आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आपने उससे बोलकर कुछ कहा, हेलो, ये आपने उसको बोला, ओके, मीडियम में। तो जो हवा के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स है हेलो कहने के, ये हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, ये हवा के अंदर आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आपने साउंड एनर्जी को यूज़ किया हेलो कहकर, एंड ये साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है इस मीडियम में, एयर के मीडियम में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पार्टिकल्स में मूव करती है, लेकिन पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ ये साउंड एनर्जी वेव की फॉर्म में ही फ्लो करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेव एक्चुअल में क्या होता है। वेव होता है जब हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में विदाउट मूविंग द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वेव का मूवमेंट होता है और दूसरा इंसान हमारी उस साउंड को सुन लेता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या ट्रेवल हो रहा है, साउंड एनर्जी ट्रेवल हो रही है इन द मीडियम, ओके। तो हमने समझा टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। आगे का कंसेप्ट हम समझेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे देख लेते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हम किसी भी टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड को प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आप एग्जाम्पल्स में यहाँ पर देखेंगे। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसा ये मैंने आपको बताया, आप अपनी किचन में इस तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं स्पून से अपनी ट्रे पर, डिश पर, तो वहाँ पर आपको साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ये वेव की फॉर्म में साउंड जा रही है एंड इस तरीके से वाइब्रेशन के जरिए साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ये हमने देख लिया। आगे इसमें हमने क्या करना है बच्चों, ये भी एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हैं, एक तारा अपने घर पे बना सकते हैं। करना क्या है, आपको एक होलो कोकोनट शेल लेनी है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम एक तारा कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक अर्थन पॉट का यूज़ करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देन प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। तो आपको इसको प्ले करके पता लगाना है कि कहाँ से एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड जब हम ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहाँ पे हम वोकल कॉर्ड की बात करेंगे, तब हम समझेंगे कि जिस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, दो पार्ट्स एक साइड में जुड़े होते हैं एंड हवा की वजह से वहाँ पे साउंड निकलती है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होती है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेबल के बारे में। यहाँ पे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को हमने लिखना है। जैसे कि वीणा की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेच करने से स्ट्रिंग को। तबला की अगर बात करें तो स्ट्रेच करते हैं मेम्ब्रेन को। इसी तरीके से अगर आप अपनी डिश की बात करें तो उसमें कैसे होता है, वाइब्रेशन होता है जब हम उसको टच करते हैं। तो ये सारी चीज़ तरीके से आप स्टेबल को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क टू मी। आगे हम चलते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन मंजीरा, जिसको सिंबल्स भी कहते हैं, घटम एंड नोट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपको नाम बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग एरियाज़ में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके सॉरी
लेकिन इनका पर्पस होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, प्लीजेंट साउंड को, एक अच्छी साउंड को प्रोड्यूस करना जो हमारे कानों के लिए हमें सुनने में बहुत अच्छी लगे। ओके, करताल, ये सारे साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ अर कंट्री। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टक। इनको में किया जाता है, हल्के हल्के इनको बीटन किया जाता है या फिर स्टक किया जाता है, जिस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों ये सारे सिस्टम्स आपसे यूपीएससी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इस तरह का इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है, नूट, मंजीरा, घाटम, करताल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। घातम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ओके, एंड यहाँ पे है मंजारा, ये भी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में यूज़ होता है साउंड को, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको जल तरंग का अगर आपने नाम सुना हो, इसको आप हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, जल तरंग। एक्चुअल में हमने करना क्या है बच्चों, यहाँ पे जो जल होता है, जो वाटर होती है, उसके अंदर तरंग प्रोड्यूस करनी है, जिसको हम एक प्लीजेंट साउंड कहेंगे। तो यहाँ पे आप ये इस तरीके से ग्लास ले लीजिएगा, टम्बलर ले लीजिएगा, उनके अंदर वाटर रखिए। तो वाटर की क्वांटिटी हमें थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, पहले यहाँ पे थोड़ी कम रखनी है, देन थोड़ी बढ़ानी है, फिर बढ़ानी है, फिर, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पानी को यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। उसके बाद आपने ये 6 ग्लास रख लिए। अब आप हल्के हल्के से स्टिक यहाँ पे इसको हल्के हल्के से, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्के से स्ट्राइक करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से जब आप इस पर स्ट्राइक करते चले जाएंगे तो एक प्लीजेंट साउंड आपको मिलेगी। तो बच्चों ये जल तरंग होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार, द साउंड वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, the whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड सिर्फ उस को स्ट्रिंग करने की वजह से नहीं होती, बल्कि वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। यही सेम केस हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होती है और इन एयर के अंदर आने से जो वोकल कॉर्ड होता है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन बच्चों ये सिर्फ इसी पार्ट से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ये पूरा का पूरा जो वोकल कॉर्ड होता है, फेरिंग्स होता है हमारा, लैरिंग्स, ये इन्वॉल्व होता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मृदांगम, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, देन व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल एंड सिंग अ सॉन्ग, मतलब आप थोड़ा सा तेज़ बोल कर देखिए, या तो एक सॉन्ग गा लीजिए आप, या फिर बस बी की जो बी होती है फ्लाई, उसके तरह भी आप आवाज़ निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से एक्चुअल में आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है और आपका कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स एंड द लेरिंग्स, जिसको आप अपने यहाँ पे थ्रोट में फील भी कर सकते हैं। मेन के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से दिख सकता है, जब हमने एडोलिसेंस की बात की थी तब वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो आपका लेरिंग्स होता है ये विजिबल होता है मेन के केस में, क्योंकि ये एकदम आउटर की तरफ स्ट्रेच होने लगता है। एंड फीमेल में ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है, क्योंकि फीमेल की जो पिच होती है ना बच्चों, वो हाई पिच होती है एंड मेल की लो पिच होती है। एंड हार्ट पम्प दैट सीज टू मूव व्हेन यू स्वेलो दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। तो ये जो 2 वोकल कॉर्ड मैंने यहाँ पर आपको बताएं कि ये 2 वोकल कॉर्ड होते हैं जो आपस में स्ट्रेच होते हैं और वहाँ से विंड यानी कि एयर जब पास होती है जिसकी वजह से साउंड निकलती है, ये 2 वोकल कॉर्ड, और यहाँ पे जब एयर जाती है, जब हम बोलते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है, आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 फ्लैट सरफेस ले लेनी है। आप प्लास्टिक की ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक पेपर ले सकते हैं, कुछ भी पॉलीथीन ले सकते हैं, लेकिन इक्वल साइज होना चाहिए। ओके, उसको आप हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, देन इस लड़की की तरह आप उसके अंदर एयर पास करेंगे तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके बच्चों, यही सेम सिस्टम होता है हमारे वोकल कॉर्ड का भी साउंड प्रोड्यूस करने का, क्योंकि यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर के जरिए दिखाया कि यहाँ पर ये 2 पार्ट्स लगे हुए हैं और यहाँ से एयर पास करती है, जब हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, तो वोकल कॉर्ड्स होती है मेन की, वो 20 mm लॉन्ग होती है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया उसका थिक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ को आउटवर्ड होता है। लेकिन वीमेन के केस में ये 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, चिल्ड्रन के केस में बहुत छोटी होती है। इसीलिए हम तीनों की, यानी कि मेन की, वीमेन की एंड चिल्ड्रन की जो साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि वॉइस होती है, वो अलग अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वजह से मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रंस की आवाज़ जो होती हैं
वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वोकल कॉर्ड का साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। मेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल में कम होता है और बच्चों में बहुत छोटा होता है। इसीलिए बच्चों की जो आवाज़ होती है वो बहुत प्यारी लगती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब बच्चों को ये समझना है कि हर एक चीज़ को चलने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। जैसे अगर हमने चलना है तो हमें रोड चाहिए, तो रोड पर हम चलते हैं, वो हमारा मीडियम होता है। इसी तरीके से जो साउंड होती है जब वो प्रोपोगेट करती है तो वो कुछ मीडियम के ज़रिए प्रोपोगेट करती है। अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम कंडीशन होगी, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम आजकल अक्सर किस तरह के मीडियम्स की बात करते हैं? हम 3 मीडियम्स की बात करते हैं, गैसेस जो मैंने अभी आपको बताया था, दैन लिक्विड एंड सॉलिड। इन तीनों से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को रिंग करके उसको एक टम्बलर के अंदर डाल दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि टम्बलर से हवा पूरी की पूरी बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे ये बच्चा कर रहा है ना, पूरी हवा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जब उसके बाद आप टम्बलर में यहाँ पे ग्लास में अपने वो रखेंगे मोबाइल फ़ोन और उसको रिंग करवाएंगे अपने दोस्त से, तो आप उसकी आवाज़ बाहर नहीं सुन सकते। इवन कि टम्बलर आपके पास है, आपके माउथ के करीब है, लेकिन फिर भी आप उसके जो रिंग करेगा मोबाइल फ़ोन, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। उसका रीज़न ये होता है कि हमने पूरी की पूरी एयर वहाँ से बाहर निकाल दी, वैक्यूम कंडीशन को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से साउंड अब ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए होता है मीडियम, और मीडियम वहाँ से ख़त्म हो चुका है। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं यहाँ पर, इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप पूरी की पूरी एयर टम्बलर से निकाल सकते हैं, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आप कोई सी भी साउंड नहीं सुन पाएंगे। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ वैक्यूम, और जब पूरी एयर आप निकाल देंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वैक्यूम, एंड वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मीडियम में या किस वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम वाली कंडीशन में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। अच्छा, और किस किस कंडीशंस में साउंड ट्रेवल करेगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे वाटर वाली कंडीशन में। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक बड़ा सा फ्लास्क, टब या बकेट कुछ भी ले लें, उसमें पानी भर लीजिए, उसके अंदर आपको रिंग डालनी है। मोबाइल फ़ोन नहीं डालना पानी में, रिंग डाल देनी, जो भी रिंग कर रहा हो, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, या आपके पास अगर ये नहीं है अवेलेबल, कोई भी बेल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें, 2 स्पून ले लीजिए, 2 स्पून को एक साथ स्टक करेंगे तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद आप कान लगा कर यहाँ पर सुनिए बकेट के ऊपर, कान को भी पानी में नहीं डालना बच्चों, है ना, ऊपर की तरफ से सुनना है, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। उसके अलावा अगर आप इसको पानी से बाहर देखेंगे जहाँ पे एयर मौजूद है, तब भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो क्या पता चल रहा है कि साउंड जो है वो वाटर में भी ट्रेवल करती है। इस एक्टिविटी के ज़रिए हमने क्या करना है, ये आपका साउंड ट्रेवल थ्रू है मीटर स्केल। एक मीटर स्केल, ये स्केल किस चीज़ की होती है बच्चों? स्टील की बनी हुई है स्केल, और स्टील क्या होता है आपका? सॉलिड मीडियम होता है। अगर आप यहाँ पर एक बच्चे से स्टिक कराएंगे तो वो साउंड उसको यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक चली जाएगी, एंड बच्चा उस आवाज़ को सुन सकता है। तो इससे हमने क्या कन्फर्म किया कि जो साउंड होती है वो सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। आगे हमने देखना है एक सॉलिड मीडियम का एक अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड मीडियम, जैसे कि ये डेस्क है, यहाँ पर एक बच्चा स्टक करेगा तो वो आवाज़ दूसरा बच्चा अपने कान से यहाँ पर सुन सकता है। ये बहुत तेज़ आवाज़ होगी। अगर ये बच्चा यहाँ से सर हटा के एयर की प्रेजेंस में इस साउंड को सुनने की कोशिश करे, तो क्या होता है बच्चों कि उस आवाज़ को वो थोड़ा कम वॉल्यूम में सुनेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सॉलिड मीडियम में जो साउंड ट्रेवल करती है वो सबसे फास्ट करती है, एकदम यहाँ पे पहुँच गई, और वो लाउड होती है। बट जब वो बच्चा एयर की प्रेजेंस में यहाँ पे साउंड को फील करेगा तो वो कम, बहुत देर से, थोड़ा देर से पहुँचेगी। तो क्या पता चल रहा है कि सॉलिड में ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में उससे कम, एंड गैसेस में सबसे कम। अच्छा बच्चों, इसका रीज़न क्या है? चलो हम इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने पार्टिकल्स की बात की थी, टू एंड फ्रो मोशन की बात की थी, तो उसी तरीके से जो हमारा एयर वाला मीडियम होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपके टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, इसीलिए आपकी जो साउंड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए वक्त लेती है गैसेस की प्रेजेंस में। बट जब सॉलिड मीडियम होता है तो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, तो इजीली पास हो जाते हैं, इसलिए साउंड बहुत जल्दी स्पीड के साथ पहुँच जाती है। अच्छा, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब आगे हमने देखना है ह्यूमन ईयर के बारे में। तो बच्चा, ह्यूमन ईयर क्या होता है? जो हमारी आउटर शेप होती है उसको हम पिन्ना भी कहते हैं, एंड आउटर पार्ट कहते हैं ईयर का। उसके अंदर थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। एक्चुअली इस ईयर ड्रम की वजह से ही हम आवाज़ को सुन पाते हैं। ओके, अभी हमने साउंड प्रोड्यूस करने का सिस्टम पढ़ा। साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई?
वाइब्रेशन से। कहाँ पर नहीं चलती है? वैक्यूम्स में नहीं चलती है। सबसे फास्ट कहाँ पर चलती है? सॉलिड में। अब बच्चों हम सुन कैसे पाते हैं? ये हमने देखा ईयर ड्रम के प्रेजेंस से। ईयर ड्रम कहाँ पे होता है? ये थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन ईयर के अंदर। ओके, ह्यूमन ईयर किस तरह का होता है? एक कैनाल की तरह होता है। हम आगे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। देखिए ये पूरा अंदर तक का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। जो बाहर का स्ट्रक्चर हम देख पाते हैं उसको हम आउटर ईयर कहते हैं और इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। जो मिडल वाला एक कैनाल वाला पोर्शन होता है इसको हम मिडल ईयर कहते हैं बच्चों। एंड ये अंदर वाला जो कॉइल्ड पोर्शन होता है इसको हम इनर ईयर कहते हैं। और यहाँ पर आपको 3 बोन्स मिलेंगी। जो स्टेप्स बोन होती है हमारी बॉडी की, स्टीपियस बोन होती है, ये सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ये कान के अंदर वाले पार्ट में होती है। ओके, और ये ईयर ड्रम जो यहाँ पर होता है जो साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। एंड बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है? द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। जो साउंड एनर्जी बाहर से आ रही है वो यहाँ पर ट्रेवल करती है। देन ये आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और इस वाइब्रेशन के जरिए ये तीनों जो बोन्स होती हैं, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, ये तीनों यहाँ पर जाती हैं। तीनों बोन के नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बोन होती है जो सबसे पहली वाली इनकस, देन मेलियस एंड देन स्टेप्स, स्टेप PEUS। ओके, तो ये तीनों बोन्स ह्यूमन ईयर की अंदर वाले पार्ट्स में बोन होती हैं। इनके जरिए फिर यहाँ पर आवाज़ को सुनाई दे पाता है, हम सुन पाते हैं। द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। इस वजह से सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाएंगे जो हमने न्यूरॉन वाले केस में पढ़ा था और हम साउंड को सुन पाते हैं। तो बच्चों ये ईयर ड्रम का आप जो अंदर वाला रीजन है इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। ह्यूमन ईयर ये होता है, ये ईयर ड्रम होता है जो कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है और ये इनर ईयर का पार्ट। ओके, वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और ए हार्ड। देखो ये पहले आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती है। ये यहाँ पे कह रही है कि हमें कभी भी कुछ शार्प पॉइंटेड चीज़ या हार्ड थिंग अपने कानों के अंदर नहीं लेके जानी। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, क्योंकि ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देगी, जिससे क्या होगा? हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसको हम इम्पेयर हियरिंग कहते हैं। ओके, अब आगे हमने पढ़ना है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। अभी मैंने जब आपको टू एंड फ्रो मोशन का कंसेप्ट समझाया था उसी कंसेप्ट से हम एम्पलीट्यूड को समझेंगे। तो बच्चों देखो ये होता है आपका मॉलिक्यूल्स। एंड जब इस मॉलिक्यूल्स में हम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपका करता है वाइब्रेट। ये वाइब्रेट करके एक पोजीशन पर जाएगा, ठीक है, देन उस पोजीशन से वापस आकर दूसरे पोजीशन पर जाएगा। आपको ध्यान ये रखना ये दोनों पोजीशन बच्चों इक्वल होती हैं, ठीक है, दोनों पोजीशन इक्वल होती हैं। इस मोशन को हम क्या कह रहे हैं? टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या मसला होता है? देखिए बच्चों डिस्टेंस होती है आपकी कि जैसे ये एक जगह है ए, एक बंदा ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, वो बी पॉइंट पर चला, बी से वो सी पॉइंट पर चला एंड सी से डी पॉइंट पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप ये पूरी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो आप कहेंगे कि 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आप कहेंगे ए से डी गया तो 10, यानी कि जो जहाँ पर हमारी फाइनल पोजीशन होती है उसकी हम बात करते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब एक पार्टिकल्स मूव कर सकता है अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से, उसको हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से याद रखना है। आगे हमने पढ़ना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या हुआ? जितना ये मॉलिक्यूल्स अपनी टू एंड फ्रो मोशन वाली यानी कि एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लेता है उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। ये यहाँ पर अगर आपकी घड़ी में जो आपकी क्लॉक होती हैं उसमें जो इस तरीके से एक वो लगा होता है पेंडुलम, जब एक पेंडुलम इस डायरेक्शन में जाता है उसके बाद वापस इस डायरेक्शन में आता है, तो ये पूरा जो ये रिवॉल्यूशन करता है, इस पूरे रिवॉल्यूशन के करने में जो वो जितना वक्त लेता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। बच्चों अब आगे क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जब पार्टिकल्स कितनी बार ये रिवॉल्यूशन कर पाएगा उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं अगेन आपको उस पेंडुलम के जरिए समझाती हूँ, ठीक है। ये आपका पेंडुलम है। एक सेकेंड के अंदर ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से कितनी बार ये रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर पा रहा है। तो जितनी बार, मान लो 4 बार ये रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर पा रहा है एक सेकंड में, तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, तो ये हो गया आपका 4 हर्ट्ज। अगर आपसे आगे कोई क्वेश्चन करे कि 10 ये जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल एक सेकंड में
10 बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी या कितने उसका ऑसिलेशंस होंगे, तो हम कहेंगे बच्चों 10, क्योंकि वो 10 बार रिवॉल्व कर पा रहा है। आगे हमने क्या देखा, टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जेक्ट, उसको हमने वाइब्रेशन कहा, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हमने देखना है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देन फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में, जिसको लिखते हैं HZ से। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 ऑसिलेशन। ओके, अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड में, तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ऑफकोर्स 20। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग। अब हम अक्सर साउंड्स को एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बिना सोचे, जैसे कि हमारे सामने कोई भी साउंड आ रही है, हम सोचेंगे ये हॉर्न बज रहा है, या फिर हमारे सामने कोई साउंड, हम कहेंगे ये सॉन्ग बज रहा है, ये सॉन्ग का म्यूजिक है। आखिर हम ऐसा कैसे कर पाते हैं बच्चों, क्योंकि हम उनके एम्पलीट्यूड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लाउड होता है। अब एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होती है उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। अब आप कहेंगे कि अगर लाउडनेस हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ जाता है। अब जैसे ये एक वेव है, इस वेव के थ्रू हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर इस वेव में हम इस तरीके से एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो पूरी डिस्टेंस है, ओके, ये पूरी डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, और उसके अलावा अगर ये आपका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होती है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया, लाउड साउंड एंड एम्पलीट्यूड का। आगे हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी एंड पिच का रिलेशनशिप। फ्रीक्वेंसी एंड पिच को रिलेशनशिप को हम ऐसे समझेंगे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों उतनी ज़्यादा पिच होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है, इसको आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग की साउंड होती है ह्यूमन बींग्स की वो 10 डेसिबल होती है, क्योंकि जो लाउडनेस होती है ना बच्चों उसको हम डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डीबी इसकी यूनिट होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डीबी क्या होती है, और देखो डी स्मॉल होता है एंड कैपिटल होता है बी, ये डेसिबल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और इसको मेजर भी हम इस यूनिट में करते हैं। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग की साउंड होगी दैट इज 10 dB। जब बिजी ट्रैफिक होता है तब 70 dB की जो साउंड होती है लाउडनेस होती है, और जो एवरेज फैक्ट्री है 80 dB। अच्छा बच्चों 80 dB से अगर ज़्यादा नॉइस हो जाती है तो वो फिजिकली पेनफुल होती है, हमें उसको सुनना अच्छा नहीं लगता। नॉइस में और साउंड में क्या फ़र्क होता है, नॉइस होती है जब हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, और साउंड किसी भी तरह की हो सकती है, अच्छी साउंड भी हो सकती है, म्यूजिकल साउंड भी हो सकती है, एंड नॉर्मल साउंड भी हो सकती है। तो लाउडनेस का कंसेप्ट हमने समझा कि लाउडनेस डिपेंड्स करती है एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब वाइब्रेशंस लार्ज होती हैं साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा आगे हमने समझना है पिच का कंसेप्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज़्यादा पिच होती है। ओके बच्चों, और लड़की एंड लड़के के केस में भी हम पिच को समझ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ पिच ऑफ अ साउंड। अब इस वेव को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो पिच कहाँ पर ज़्यादा हुई, इस वाले केस में, एंड पिच कहाँ पर कम हुई, इस केस में। तो कोई अगर आपसे कहे कि बंदे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप कह देंगे कि उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। अच्छा बच्चों फ्रीक्वेंसी पिच का कंसेप्ट ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि अ विसल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी। जो विसल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है हायर पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से आप बर्ड्स के केस में देखेंगे, बर्ड्स की जो साउंड होती है बच्चों वो हाई पिच होती है, बर्ड्स ऐसे ची ची करके बोलती हैं, तो ऐसे क्या होता है उनकी लो पिच होती है, जबकि लॉयन जो होता है उनकी लो पिच होती है। तो बच्चों अगर आपसे कोई कहने लगे कि बर्ड्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और लॉयन के केस में कोई कहेगा तो आप कह देंगे इस तरीके से होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आसान सा कंसेप्ट है आपको समझने के लिए, पिच एंड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। आगे हमने आप क्या पढ़ना है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखिए ऑडिबल साउंड होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि एक लिमिट होती है हम उनको सुन पाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ से सुनना स्टार्ट करते हैं, 20 वाइब्रेशन से। इससे नीचे की साउंड बच्चों हम नहीं सुन सकते, हमारे कानों का इस तरीके से मैकेनिज्म से कि 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हम नहीं सुन सकते, उनके लिए बहुत बेहतर सेंसर चाहिए होते हैं। और हम कितनी मैक्सिमम सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा अगर हमें साउंड दे दी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली हमारे कान जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इम्पेयर्ड हो सकते हैं। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो रेंज हो गई 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे नीचे की साउंड कौन सुन पाएगा,
तो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं सीबीआई के ज़रिए, जहाँ पर हम 20 हर्ट्ज़ से नीचे की साउंड भी सुन सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, आपका टाइगर हुआ या लॉयन हुए, ये बहुत स्मॉल से साउंड, इवन कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो छोटी सी साउंड भी सुन सकते हैं, उनको सेंस कर लेते हैं। और जब ज़्यादा हर्ट्ज़ की साउंड्स की अगर हम बात करें तो ये एबिलिटी होती है डॉग्स के अंदर। डॉग्स इस प्रकार की साउंड भी सुन सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम अक्सर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग तरीके का जो इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई के ज़रिए, तो वहाँ पर हम डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, आगे मेडिकल प्रॉब्लम, जो मेडिकल कंडीशंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर साउंड कितनी हो सकती है, तो मोर देन 20,000। ये आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखना है। आगे हमने नॉइस एंड म्यूज़िक, मैंने अभी आपको बताया कि नॉइस होता है जिसको हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, और म्यूज़िक होता है जिसको हम सुनना अच्छा पसंद करते हैं, यानी कि सॉन्ग्स वगैरह। तो इसको सिंपल से आप लिख सकते हैं कि अनप्लेजेंट साउंड को हम कहेंगे नॉइज़, एंड जो प्लेजेंट साउंड होती है वो आपका म्यूजिकल साउंड होगी। ओके, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे हम नॉइज़ पॉल्यूशन समझेंगे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन आपने अक्सर एयर पॉल्यूशन के बारे में सुना होगा कि जब एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल आ जाते हैं। मान लीजिए ये आपका एयर का मीडियम है, ठीक है, आपके घर के बाहर की जगह है, अब यहाँ पर आपके अनवांटेड पार्टिकल आ जाएंगे, आपको सफोकेशन होगा, तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब सेम सिचुएशन बच्चों नॉइज़ के केस में होती है। जब नॉइज़ की इतनी ज़्यादा डेसिबल लाउडनेस बढ़ जाती है जिसको हमें सुनना पसंद नहीं होता, तो वो पॉल्यूशन हो जाता है। तो क्या होता है पॉल्यूशन? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो हम नहीं सुनना चाहते इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। इस नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स, क्रैकर, जो फायर क्रैकर्स आप यूज़ करते हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर, इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। आपके टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आजकल बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर हम कुछ ऐसे अप्लायंस यूज़ करते हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। आज के टाइम में हमेशा नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमंस को जो हार्म होता है पॉल्यूशन से, क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं? ह्यूमंस के अंदर बच्चों हाइपरटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर आपने ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनी, एंजाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स may be caused by the noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of the hearing. बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने का, लगातार लाउड साउंड सुनते रहेंगे, कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे, तो आपका हियरिंग लॉस हो सकती है। ओके, अच्छा, इसको मेजर्स करने की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। हम किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया कि क्या करते हैं हम, कुछ साइलेंसिंग डिवाइस आजकल हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, या होम अप्लायंसेस भी है ना, तो उनमें भी कुछ साइलेंसिंग डिवाइस होती हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करती हैं। तो बच्चों, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। देखो, हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट होता है, अगर आप कहेंगे किसी इंसान को एकदम ज़ीरो आवाज़ आती है, कुछ आवाज़ उसको नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि बाय बर्थ उसको आवाज़ सुनना उसका ख़त्म होता है। लेकिन अगर कोई इंसान को आवाज़ आती थी बर्थ के दौरान, तो जब वो बड़ा होता चला जाता है तो उसको हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, उसको कुछ आवाज़ उसकी कम हो जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली कम नहीं होती। उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों में बाय बर्थ आवाज़ नहीं होती, उनकी स्पीच में भी इम्पेयरमेंट होता है। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो स्पीच डेवलप होती है, हम जो बोलना शुरू करते हैं वो कैसे शुरू करते हैं, हम सुनकर शुरू करना है। जब हमारे मम्मी पापा हमारे सामने कुछ बोलते हैं तो हम उसको सुनते हैं और उसको रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम स्पीच करते हैं, यानी कि हियरिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी स्पीच में। अब जब हम सुन नहीं पाएंगे, हियरिंग का कंसेप्ट हमारे पास नहीं होगा, तो हम स्पीच भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग बाय बर्थ हियरिंग लॉस से होते हैं उनको स्पीच की प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा बच्चों, जो बाय बर्थ स्पीच हियरिंग लॉस होता है उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने साइन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है। इवन ये आपकी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें भी ये आने वाली है, क्योंकि साइन लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो बच्चे जो बाय बर्थ सुन नहीं पाते उनको साइन लैंग्वेज के ज़रिए हम प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करा सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प दैम लिव नॉर्मल लाइफ। एक सोसाइटी बहुत बेहतर कर सकती है उन लोगों के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ओके, इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर साउंड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन